नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। और जो आज की वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है ताकि आपको पूरा टॉपिक जो है वो समझ आ जाए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो भी मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है वो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा कॉमर्स क्लास का है और +2 लेवल का है ये बिज़नेस स्टडीज़ का। और ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हर बार ये फाइनल एग्ज़ाम्स में बोर्ड एग्ज़ाम्स में आता ही आता है। ठीक है, तो इसको आपने अच्छी तरीके से समझ लेना है। अगर आप यहाँ से समझ लेंगे आपको कहीं और से कोई भी कुछ बुक या कुछ भी और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको मैंने डिटेल्स में सब कुछ समझाया हुआ है इस वीडियो में, तो एंड तक ज़रूर देखना इस वीडियो को। ओके, तो हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है हेनरी फ्योल ने दिए हैं ये। ठीक है, इनको फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता था। और जो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अगर है तो वो है F.W. टेलर। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि हेनरी फ्योल ने दिए हैं। यहाँ पे उन्होंने टोटल 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के। तो सबसे पहला जो इसका प्रिंसिपल है वो है डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि जितना भी काम है ऑर्गेनाइजेशन का, जितना भी टोटल वर्क है उसको क्या करना है, स्मॉल टास्क में डिवाइड कर देना है। मतलब उस काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है और हर एक काम के लिए एक स्पेशलिस्ट जो है आपने अपॉइंट करना है ताकि वो पर्सन उस काम को अच्छी तरीके से कर सके। ठीक है, तो सबसे पहला तो काम यही है कि आपने जो टोटल वर्क है उसको आप क्या कर दोगे, स्मॉल टास्क या जॉब्स में क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। लाइक मैनेजमेंट का काम अलग, सॉरी मार्केटिंग का काम अलग कर दिया, HR का अलग कर दिया, फाइनेंस का काम अलग कर दिया। सो इसके अंदर भी फर्दर आप डिविजन्स कर सकते हैं। ठीक है, और उनके लिए अलग अलग आपको एम्प्लॉयज़ जो है वो अपॉइंट करने पड़ेंगे। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है जो इन्होंने बताया है वो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए बेटा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। हम इन दोनों को बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। देखिए, अगर एक मैं आपको जनरल बात बताती हूँ, अगर आपको कोई चीज़ करने की अथॉरिटी दे दी जाए, मतलब पावर दे दी जाए आपको कोई काम करने के लिए, लेकिन आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी ही ना हो कि आपको क्या काम करना है, कब करना है, आप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो आप उस अथॉरिटी का मिसयूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपको अकेले दे दी जाए, ठीक है, आपको जिम्मेदारी दे दी है लेकिन आपको डिसीजन मेकिंग करने की पावर नहीं दी, अथॉरिटी नहीं दी कोई भी, आपको हर छोटी चीज़ के लिए ऊपर से परमिशन लेनी पड़ती है। सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बराबर से चलते हैं मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, तो जो इसमें है मैनेजर जो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों देते हैं अपने जो है एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो अपने टास्क को बहुत ही अच्छी तरीके से फुलफ़िल कर सके अपनी क्रिएटिविटी, अपनी स्किल, अपने टैलेंट को यूज़ करके। नेक्स्ट इज़ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ के लिए बनाए गए हैं, उन सभी को जो है वो फॉलो करने होंगे। ठीक है, उन सभी डिसिप्लिन के रूल्स जो भी हैं उनका पालन करना होगा, जो भी एम्प्लॉयज़ या लोग जो भी काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है बेटा, कि हर एम्प्लॉय का सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए, एक से ज़्यादा बॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा बॉस एक ही होगा जिसके इंस्ट्रक्शंस को, जिसके ऑर्डर्स को हम फुलफ़िल करेंगे, उसके ऑर्डर को हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अगर हमारे एक से ज़्यादा बॉस हो जाएं, 2 बॉस हो जाएं या 3 बॉस हो जाएं, तो वो बिल्कुल गलत अप्रोच हो जाती है, क्योंकि हम एक टाइम पे 3-3 बॉस का किसका काम और कब तक कंप्लीट करके देंगे। ठीक है, ना तो हमारी वो एफिशिएंसी से काम हो पाएगा, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, ठीक है, हर चीज़ जो है वो ख़राब होगी और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है और हो सकता है डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी हो जाए। सो कमांड देने वाला एक ही पर्सन होना चाहिए, एक ही सुपीरियर, एक ही बॉस होना चाहिए,
ताकि टाइम और एफर्ट्स दोनों को बचाया जा सके। सो ये कहता है हमारा ये प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ओके, नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस। अब हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, हर डिपार्टमेंट्स की अलग अलग अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, जिनको उन्हें अचीव करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो कंडक्ट करनी पड़ती हैं, ठीक है। लेकिन हर एक जो भी डिपार्टमेंट है उनको ये याद रखना चाहिए कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो एक ही है। सब लोग मिलकर एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ही ऑब्जेक्टिव और एक ही प्लान के लिए काम कर रहे हैं। उनको जो है एक ही डायरेक्शन में चलना है। सब लोग अपना अपना काम अच्छी तरीके से करें, ठीक है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके और सभी अपने काम को दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट कर पाएँ। अगर कोऑर्डिनेट करेंगे, मिलजुल कर करेंगे काम, तभी वो जो एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट इज subordination ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। अब subordinates जो होते हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं काम करने के लिए, अगर हम भी कहीं पे काम करने के लिए जाते हैं तो हमारे भी कुछ ड्रीम्स होते हैं या कुछ नीड्स होती हैं जिनके लिए हम कहीं पे काम करने के लिए जाते हैं, ठीक है। हमारे भी अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अगर हम कहीं पर भी काम करते हैं, ठीक है। सो subordinate का भी सेम यही है, ठीक है। जो भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं उनका अपना कोई इंटरेस्ट मीन्स कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई नीड है, किसी पर्पज़ के लिए वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। वो पर्पज़, वो नीड कुछ भी हो सकती है, उसकी कोई फाइनेंशियल नीड्स हो सकती हैं, कोई और नीड हो सकती है उसकी, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसका जो इंटरेस्ट है वो जनरल इंटरेस्ट मतलब ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट या ऑब्जेक्टिव के साथ जोड़ा जाए। इस तरीके से जोड़ा जाए कि वो काम तो अगर कर रहा है अपने इंटरेस्ट को, अपनी नीड को अचीव करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, लेकिन साथ साथ में जितनी ज़्यादा वो मेहनत कर रहा है अपने इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए, इस तरीके से उन दोनों को जोड़ दिया जाए ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी अपने आप जो हैं वो अचीव होते रहें, ठीक है। तो जो है जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है वो ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए अपने उसके जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। सो दोनों को ऐसे कोऑर्डिनेट करके चलना है, मिला जुला कर चलना है, ताकि जो इंडिविजुअल है वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के साथ साथ ही ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करे। नेक्स्ट आता है हमारा रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर रेम्यूनरेशन देनी है, ऐसा नहीं है उनको अंडर पे ही नहीं रखना है कि आप उनसे काम बहुत ज़्यादा करवा रहे हो लेकिन उनको उतनी फेयर सैलरी या जो भी उनको चाहिए, जो भी आपको देना अकोमोडेशंस वगैरह आप नहीं दे रहे हो, जबकि आपको उनको और ज़्यादा फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, है ना। उनको जो है गिफ्ट्स दे दिए या फिर इंक्रीमेंट लगा दिया उनका, या कोई ट्रिप भेज दिया, या फिर कुछ भी, मतलब कोई भी अलग कुछ भी वो प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि एम्प्लॉयज़ उनकी ऑर्गेनाइजेशन में खुश रहे। उनके बच्चों के एजुकेशन दे सकते हैं, उनको कोई कार या बाइक दे सकते हैं ताकि वो और ऑफिस में आ जा सके, ईजिली ऑफिस का काम कर सके, ठीक है। मतलब कुछ भी हॉस्पिटैलिटी की जो भी फैसिलिटी है वो दे सकते हैं उनको, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें जो हैं वो एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड की जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब पहले तो इसका मीनिंग समझ लीजिए, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर इन वन हैंड, जब एक पर्सन के हाथ में सारी पावर होती है, सारी अथॉरिटी होती है ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन इसका उल्टा हो जाएगा, इसमें जो पावर्स हैं वो क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं अमंग द डिफरेंट पर्सन, मतलब पावर एक से ज़्यादा लोगों के हाथ में होती है, ठीक है। अब देखिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, अगर बहुत ज़्यादा हम सेंट्रलाइजेशन कर देंगे, एक ही पर्सन के हाथ में सारी अथॉरिटी दे दी है तो भी ठीक नहीं है, अगर हमने बहुत ज़्यादा लोगों को अथॉरिटी दे दी है तो भी वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो एक बैलेंस बनाकर चलना है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का, ताकि सभी को पता हो कि उनके पास कौन सी पावर्स हैं, उनकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको टाइमली उन्होंने कंप्लीट करना है, ठीक है।
नेक्स्ट इज़ अवर स्केलर चेन। अब क्या होती है, हर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, उनमें फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी होती हैं। फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, सुपीरियर और सुबॉर्डिनेट के बीच में। सुपीरियर जो एम्प्लॉयर है, जो मतलब थोड़ी ऊपर लेवल पे है, और सुबॉर्डिनेट जो उस सुपीरियर के अंडर काम कर रहा है, ठीक है, मतलब हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक के तरह होता है, जिसको हम स्केलर चेन बोलते हैं। ये स्केलर चेन जो है कैसा होता है, ठीक है, जैसे कि आपको पिक्चर में शो हो रहा है एक डायग्राम, ठीक है, ABCDE और दूसरी साइड EFG। अब क्या है, ये जो है एम्प्लॉयज़ के नाम हैं, जो ये ABCD हैं, ये सब एम्प्लॉयज़ के नाम हैं। मतलब जो C है वो D का सुपीरियर है, ठीक है, B है वो C का सुपीरियर है, A है वो हेड है, ठीक है। ऐसे ही मतलब अगर डी को कोई बात करनी है ए से, तो वो पहले सी को बताएगा, फिर बी को बताएगा, फिर बी ए को बताएगा, ठीक है। और अगर मान लो उसने एफ से कुछ बात करनी है, कुछ मैसेज कन्वे करना है उसको, देन ये ऐसे ही चलेगा, पहले वो सी को बताएगा, फिर सी बी को बताएगा, फिर बी ए को बताएगा, देन वो आगे ई को बताएंगे और ई एफ को बताएगा। तो आप सोचो बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी और क्या का क्या बन जाएगा। सो हेनरी फॉयल ने क्या किया, एक गैंग प्लैंक बनाया। गैंग प्लैंक मीन कि जो भी पर्सन सेम लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, वो आपस में फ्रीली क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इजीली वो क्या कर सकते हैं, सेम लेवल के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ इन एमरजेंसी सिचुएशन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है ऑर्डर का। अब हर एक काम प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब कि जो काम पहले होना है वो पहले होगा, जो उसके बाद होना है वो उसके बाद होगा। ऐसा नहीं है कि जो आपके स्टेप्स हैं, सपोज आपके स्टेप्स हैं 1 2 3, आप थर्ड वाला पहले कर लो, नहीं, जो चीज़ बनी है जिस ऑर्डर में उसको कहा गया है काम करने को, जो उस काम को करने का ऑर्डर है, आपको उसी ऑर्डर में काम करना है, ताकि जो आपके ह्यूमन रिसोर्स हैं और मटेरियल है वो उसको हम अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें, किसी भी तरीके की कोई भी वेस्टेज ना हो, ना टाइम की और ना ही एफर्ट्स की। सो हर एक चीज़ जो है वो एक ऑर्डर वाइज होनी चाहिए। नेक्स्ट आती है हमारी इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है कि आपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका एनवायरनमेंट जो है वो किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन उसमें नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए उनके साथ, ठीक है। सबको इक्वली, नो इक्वली नहीं, मतलब उनकी नीड के अकॉर्डिंग जो है, जो जिसके लिए सही है उस तरीके से जो है वो शो उसके साथ मतलब बातचीत करनी है, उसके साथ वैसे ही आपने बिहेव करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो भी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी आपने एम्प्लॉय सिलेक्ट किया है, अपॉइंट किया है, इतना जो क्रिटिकल प्रोसीजर है उसको फुलफ़िल करने के बाद, तो उनको ये चाहिए कि जो आपका एम्प्लॉय है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा रहे। ऐसा क्यों, मतलब उनको क्या है, जॉब रिटेंशन प्रोवाइड करनी है, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, ताकि उसको ये लगे कि हाँ मैं बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, ताकि वो आपका जो एम्प्लॉय है आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा देर तक बना रहे, ठीक है। अगर ज़्यादा देर तक वो बना रहेगा तभी वो और ज़्यादा जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट दे पाएगा। क्योंकि अगर नया पर्सन आएगा, अगर वो शॉर्ट टाइम पीरियड में छोड़ के चला जाता है, कोई नया पर्सन आएगा वो फिर से दोबारा से काम सीखेगा, फिर उस लेवल तक पहुंचेगा, और मे बी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ बार बार आपको छोड़कर चले जाते हैं, तो वो चीज़ को आपने क्या करना है, कम करना है। नेक्स्ट आता है इनिशिएटिव। अब जो है वर्कर्स को आपने इनकरेज करना है, क्योंकि आपने उन्हें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ठीक है, तो आपने उनको इनकरेज करना है ताकि वो क्या कर सकें, मतलब इनिशिएट कर सके किसी भी काम को लेकर, ठीक है, कि उनको किसी भी काम की स्टार्टिंग मतलब बिना किसी के कहे कोई भी चीज़ को करना, ठीक है, सेल्फ मोटिवेट होके, ठीक है, तो वो चीज़ क्या है, इनिशिएटिव है। तो उनको इस तरीके से इनकरेज करना है हमने, ताकि वो जो है इम्प्रूवमेंट के लिए प्लान बना सके और उन प्लान को इम्प्लीमेंट भी कर सकें, ठीक है। और इसके लिए उन्हें जो है आप जो है उनकी प्रेज़ कर सकते हो, ठीक है, उनको, ताकि उनको और ज़्यादा जो है मोटिवेशन मिले उस चीज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्पिरिट डी कॉर्प्स, ठीक है। स्पिरिट डी कॉर्प्स जो है
इसमें क्या है, इसमें ये बताया गया है कि मैनेजमेंट को जो है टीम वर्क को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि जो एक टीम वर्क है वो बहुत ज़्यादा बेटर होता है एज़ कंपेयर टू इंडिविजुअल वर्क। ठीक है, तो टीम स्पिरिट सभी में होनी चाहिए, सभी को मिलजुल कर काम करना आना चाहिए, तभी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो आज का टॉपिक है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल वो कंप्लीट होता है बिल्कुल। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे नेक्स्ट जो भी आपको टॉपिक अगर आपको समझना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो मैं अपनी कोशिश करूँगी उस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट करने की। ठीक है, और आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।